ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है, लगाई जाती है। और ऐसी ट्रांसफार्मर को कहते हैं थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यहाँ पर यह थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। इसमें आसान तरह से समझ में आए इसलिए सिर्फ सिंगल फेज वाइंडिंग्स बनी हुई हैं। जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सिर्फ एक वाइंडिंग यहाँ बनाई गई है। ये बीच वाली जो है ये टर्शरी वाइंडिंग है, और ये लास्ट वाली जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई टर्शरी वाइंडिंग, ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। डॉट कन्वेंशन मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। I1 डॉट में इंटर कर रही है, इसलिए बाकी दोनों वाइंडिंग जो बची हुई हैं वहाँ से डॉट से करंट लीव कर रही है। ये वोल्टेज रेशियो का फॉर्मूला है इन केस ऑफ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, that P2 by V1 is equal to T2 by T1, P3 by V1 is equal to T3 by T1। और ये जो इक्वेशन लिखी है ये एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन है फॉर थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। I1 T1 is equal to I2 T2 plus I3 T3। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि जो यहाँ पर ये तीन वाइंडिंग आप देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी जो केवीए रेटिंग होती है यानी वोल्टेज रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी यानी कि टर्शरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज रेटिंग है वो सबसे कम होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग इंटरमीडिएट यानी बीच की होती है। सबसे ज़्यादा होती है प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग, फिर सबसे कम होती है टर्शरी वाइंडिंग की, और इंटरमीडिएट यानी इन दोनों इससे ज़्यादा और इससे कम, यानी प्राइमरी से ज़्यादा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइमरी से ज़्यादा और टर्शरी से प्राइमरी सॉरी सॉरी प्राइमरी से कम और टर्शरी से ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग की। ठीक है। और यूजुअली जो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी केवीए रेटिंग तीनों वाइंडिंग्स की अनइक्वल होती है। मतलब समानतः जो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किए जाते हैं उनमें जो केवीए रेटिंग है वो तीनों वाइंडिंग्स की अनइक्वल होती हैं। इससे पहले जो आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ते थे, यानी जहाँ से आपने ट्रांसफार्मर पढ़ना स्टार्ट किया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसमें दोनों वाइंडिंग की केवीए रेटिंग सेम होती है। लेकिन थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में इन तीनों की केवीए रेटिंग अलग अलग होती है। अब बात आता है कि क्यों थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो द टर्शरी वाइंडिंग जनरली, ज़्यादातर सामान्यतः जो टर्शरी वाइंडिंग होती है ये डेल्टा कनेक्टेड होती है। और ऐसा करने का पर्पस होता है, डेल्टा कनेक्शन करने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, इसको हमने स्टार कनेक्टेड कर दिया। फिर बीच में टर्शरी वाइंडिंग है, ये डेल्टा कनेक्टेड हो गई। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग ये स्टार कनेक्टेड हो गई। ठीक, तो ये डेल्टा कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो डेल्टा कनेक्टेड जर्नली होती है टर्शरी वाइंडिंग, और इसका एडवांटेज ये है कि डेल्टा कनेक्शन करने से ये सप्रेस कर देती है हार्मोनिक वोल्टेज दैट में बी जनरेटेड इन स्टार कनेक्टेड प्राइमरीज एंड सेकेंडरीज और ट्रांसफार्मर। दैट मीन्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं इनमें जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं वोल्टेज में उसको ये सप्रेस कर देता है डेल्टा कनेक्शन टर्शरी वाइंडिंग का। इसलिए डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं टर्शरी वाइंडिंग में। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे डेल्टा कनेक्शन हार्मोनिक्स को सप्रेस कर देता है। दूसरा एडवांटेज, ये तो पहला हो गया, दूसरा एडवांटेज ये है दैट इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड सेकेंडरी लोड करेंट्स, अगर सेकेंडरी की करंट
लोड करंट जो है वो अनबैलेंस होगी, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि प्राइमरी करंट को ये अनबैलेंस करंट रिफ्लेक्ट करेगी, यानी प्राइमरी की करंट भी जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सर्कुलेटिंग करंट होगी जो कि इंक्रीज करेगी, जिसे टर्शरी वाइंडिंग क्या करेगी, हैंडल करेगी, यानी इसी लूप में वो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती रहेगी, जिससे कि प्राइमरी और सेकेंडरी के जो फेज वोल्टेज हैं वो रीस्टोर हो जाएंगे और नॉर्मल फेज मैग्नीट्यूड और एंगल में आ जाएंगे। जब सेकेंडरी की करंट अनबैलेंस होगी तो उससे प्राइमरी की करंट भी अनबैलेंस हो जाएगी, जिसके वजह से जो वोल्टेजेस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, उनके मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब होंगे और उनका जो एंगल है, नॉर्मल एंगल है, फेज एंगल, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डेल्टा कनेक्शन की हेल्प से इस प्रॉब्लम में मदद मिलती है, ये रिस्टोर करने में मदद करती है डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग फेज वोल्टेजेस के नॉर्मल मैग्नीट्यूड्स को और एंगल को। और ये जो अनबैलेंस करंट के वजह से सर्कुलेटिंग करंट पैदा होती है, डेल्टा कनेक्शन में सर्कुलेट करती रहती है। तीसरा पर्पस ये है, टर्शरी वाइंडिंग्स आर यूज्ड टू सप्लाई सब स्टेशन ऑक्सिलरीज, फॉर एग्जांपल लाइट, फैंस एंड पंप्स at a voltage different from those of primary and secondary windings। यानी सब स्टेशंस पे थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अगर कनेक्टेड है, लगा हुआ है, तो टर्शरी वाइंडिंग का से वहाँ पर लगे हुए जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सब स्टेशन में, वहाँ पे लाइट फैन वगैरह चलाना होता है जो कर्मचारियों को, वो इसके आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका वोल्टेज लेवल डिफरेंट है, ज़्यादा है सबसे, इसका इंटरमीडिएट और इसका सबसे कम है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं सब स्टेशन पे फैन लाइट्स वगैरह को सप्लाई देने में। चौथा इसका जो पर्पज़ है यूज़ करने का वो ये है कि सिंक्रोनस कैपेसिटर्स और स्टैटिक हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के क्रॉस। इसका पर्पज़ होता है कि सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करते हैं। रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आउटपुट का, यानी जो लोड्स कनेक्टेड है सेकेंडरी से, यहाँ पे आउटपुट का जो वोल्टेज है वो अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो रहा है, और इस वजह से जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए रिएक्टिव पावर सिस्टम में इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, और रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स या कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है, बिकॉज जो कैपेसिटर होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर की करंट को ड्रॉ करता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं दैट कैपेसिटर इंजेक्ट रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम। ये आप बहुत डिटेल में पावर सिस्टम में आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग की हेल्प से इसके क्रॉस टर्शरी वाइंडिंग जो है, इसके क्रॉस स्टैटिक कैपेसिटर्स कैपेसिटर बैंक्स लगाते हैं, जिसके हेल्प से सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करते हैं। ऐसा करने का पर्पस क्या होगा, एक तो जब आप रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेंगे कैपेसिटर के थ्रू तो सिस्टम का पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा, और दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। और पांचवा इसका पर्पस है, tertiary windings are used to interconnect three supply systems operating at different voltages। ये इसमें भी हेल्प करता है कि आप तीन अलग अलग सिस्टम्स को लगा सकते हैं जो कि अलग अलग वोल्टेजेस पे ऑपरेट कर रहा हो। तो ये सारे पर्पसेस हैं टर्शरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर कर लिया है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर टर्मिनल वन मतलब ये प्राइमरी के टर्मिनल्स हैं, और ये टू मतलब ये टर्शरी का टर्मिनल है, और ये थ्री मतलब ये सेकेंडरी का टर्मिनल है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस है आर प्लस जे एक्स वन, और ये टर्शरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस है जेड टू आर टू प्लस जे एक्स टू, और यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस है आर थ्री प्लस जे एक्स थ्री। और ये पैरेलल इम्पिडेंस यानी कि ये एडमिटेंस हो गया, मैग्नेटाइजिंग सर्किट यानी कि ये कोर लॉस रजिस्टर, और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई, इसके आगे भी सर्किट आप सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं इस वाले ब्रांच को, यानी जो शंट ब्रांच है, यानी कि यहाँ पे एडमिटेंस अगर हम मान लें y, तो इस एडमिटेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो करंट आ रही है इसकी वैल्यू बहुत कम है।
तो इस वजह से हम इस ब्रांच को नेग्लेक्ट करके भी इसके नीचे सर्किट बना सकते हैं, जिसमें इसको आप ओमिट कर दीजिए, बाकी बचे हुए सर्किट बना लीजिए। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। तो आपको 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में बस इतना ही पढ़ना है। आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है? ठीक। तो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है, समझना है। इससे ज़्यादा आपसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। इसके आगे जो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में टॉपिक है वो है ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की हेल्प से परफॉर्म होगा, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है जो कि आपको नहीं पढ़ना। वोल्टेज रेगुलेशन भी है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, बट आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अब जैसा कि मैंने ये कहा कि पर्पस इसका ये है टर्शरी वाइंडिंग का यूज़ करने का, कि डेल्टा कनेक्टेड जो टर्शरी वाइंडिंग होती है वो हार्मोनिक्स को सप्रेस कर देती है। तो ये हार्मोनिक्स को कैसे सप्रेस करती है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हालांकि ये आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर के हार्मोनिक्स के बारे में। जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के हार्मोनिक्स का जिक्र है, जो कि हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो दिमाग में आता है कि कैसे हार्मोनिक्स को ये सप्रेस कर रही है डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। इससे पहले 3 फेज वाइंडिंग कनेक्शन में भी आप ये एडवांटेज पढ़ चुके हैं डेल्टा कनेक्शन का, कि ये हार्मोनिक्स को सप्रेस कर देता है। तो मन में सवाल आता है कि हार्मोनिक्स को कैसे सप्रेस कर देता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई, ये कैसे सप्रेस कर देता है। तो हम सिर्फ आपको उतना ही समझाएंगे जितना आपको समझने की ज़रूरत है। हार्मोनिक्स इज 3 फेज ट्रांसफार्मर। आप लोगों को अगर थोड़ा याद हो तो लास्ट टाइम जब हार्मोनिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि साइनसोइडल फ्लक्स के लिए जो करंट है मैग्नेटाइजिंग करंट, उसमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद रहता है। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा तो साइनसोइडल फ्लक्स क्रिएट नहीं होगी, और अगर साइनसोइडल फ्लक्स नहीं होगा तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी साइनसोइडल नहीं होगा। याद है आप लोगों को? हमने 3 केसेस आप लोगों को समझाए थे। एक आइडियल बीएच कर्व के लिए, फिर दूसरा नॉन आइडियल बीएच कर्व में आपको मैंने समझाया था एक बार बिना हिस्टेरिसिस लूप के और एक बार हिस्टेरिसिस लूप को लेकर। ये 3 कंडीशंस मैंने आपको समझाई थी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि फ्लक्स साइनोसोइडल अगर है तो वो इस वजह से होगा क्योंकि जो करंट है मैग्नेटाइजिंग करंट उसमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद होगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फेज मैग्नेटाइजिंग करंट शुड कंटेन थर्ड एंड हायर हार्मोनिक्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ साइनोसोइडल फ्लक्स। यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, अब यहाँ फेज मैग्नेटाइजिंग करंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, 3 वाइंडिंग्स होंगी। तो जो फेज मैग्नेटाइजिंग करंट्स है उसमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का होना जरूरी है टू प्रोड्यूस साइनोसोइडल फ्लक्स। हायर हार्मोनिक्स का मतलब क्या है कि थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, 11th हो गया, इस तरह से हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स कंपोनेंट होते हैं। और जो फिफ्थ और सेवन्थ और 11 है ये हायर ऑर्डर हार्मोनिक कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं, और इनका इफेक्ट बहुत कम होता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो ज़्यादातर एनालिसिस में सिंप्लिसिटी के पर्पज से हम फिफ्थ, सेवन्थ और 11th हार्मोनिक कंपोनेंट के इफेक्ट को हटा देते हैं एनालिसिस में, सिर्फ थर्ड हार्मोनिक को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक। तो लिखा है इफ द फेज वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज इज टू रिमेन साइनोसोडल। अगर ईच फेज के क्रॉस वोल्टेज को साइनोसोडल रहना है तो फेज मैग्नेटाइजिंग करंट मस्ट बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अगर फेज वोल्टेज को साइनोसोडल रहना है तो जरूरी चीज ये है कि उसमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद रहे और अदर हायर हार्मोनिक कंपोनेंट भी मौजूद रहे। तो इसके लिए हम फेज मैग्नेटाइजिंग करंट को फॉलोइंग फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए पहले फेज की जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया I1M। पहले हमने लिखा फंडामेंटल कंपोनेंट साइन ओमेगा टी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको हम कहेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट। प्लस इसमें इंक्लूड है थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, इसके मैग्नीट्यूड को I3M से हमने डिनोट कर दिया साइन थर्ड हार्मोनिक, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 टाइम्स।
प्लस फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट I5M साइन, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 ओमेगा टी। प्लस इस तरह से हम सेवन्थ हार्मोनिक्स लिख सकते हैं, 11 हार्मोनिक कंपोनेंट को ले सकते हैं। तो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स भी इसी तरह से आते जाएंगे। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरे फेज की करंट, पहले फंडामेंटल कंपोनेंट I1 I1M साइन, दूसरा जो करंट होगा वो 120 डिग्री लैग करेगा, -120, प्लस थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट साइन 3 ओमेगा टी -120 प्लस I5M साइन 5 ओमेगा टी -120 प्लस सो ऑन। आके सेवन्थ और 11th को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं स्टडी के पर्पज से, एनालिसिस के पर्पज से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 ओमेगा टी -120, पहले वाला कंपोनेंट एज इट इज़ रहेगा साइन, यानी ये फंडामेंटल कंपोनेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, -120 प्लस I3M साइन 3 ओमेगा टी -3 × 120 प्लस I5M साइन 5 ओमेगा टी -5 × 120 प्लस सो ऑन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 3 ओमेगा टी -360, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं तो ये आएगी I3M साइन 3 ओमेगा टी। या आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं समझने में कि कैसे ये साइन 3 ओमेगा टी हो गया? ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है यहाँ पर हमने। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो देखिए, यहाँ 3 × 120 है, 120 एक बार, 120 दूसरी बार, 120 तीसरी बार, तो कहाँ पहुंच गए, 0 डिग्री पे, इसीलिए साइन 3 ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ। इसी तरह से नेक्स्ट कंपोनेंट I5M साइन 5 ओमेगा टी। अब यहाँ -5 × 120, 5 टाइम्स 120 रोटेट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, +120, तो साइन 5 ओमेगा टी +120 आ जाएगा। समझ में आया ये? चलिए इसी तरह से तीसरे फेज की जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं I1M साइन ओमेगा टी -240 हो जाएगा, तीनों 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होती हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट हो गया, प्लस I3M साइन 3 ओमेगा टी -240 प्लस I5M साइन 5 ओमेगा टी -240 प्लस सो ऑन। I1M साइन ओमेगा टी -240 प्लस I3M साइन, देखिए 3 अंदर जाएगा, 3 ओमेगा टी -3 × 240 होगा, तो यहाँ भी साइन 3 ओमेगा टी आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा आएगा, देखिए
240 को हम लिख सकते हैं 2 × 120, और ये 3 अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 × 120, 6 टाइम्स 120 रोटेट कीजिए, 1 2 3, फिर इसी तरह से 1 2 3, तो फिर से 0 पे आ गए, इसलिए यहाँ साइन 3 ओमेगा टी लिखा हुआ है। प्लस, अरे यार 240 को 120 × 2 नहीं लिख सकते हैं? यहाँ जो जो 240 लिखा हुआ है इसको, 240 जो लिखा हुआ है बेटा इसको टू, तब वही तो लिखे हैं हम, और क्या बोले हैं? क्या? मत लिखो, तुम्हारा मन नहीं तो मत लिखो, तुम्हारा मन नहीं है तो मत लिखो, डायरेक्ट ये 3 sin 3 ओमेगा टी लिख लो, ठीक है? कैसे आया बेटा मैं ये समझा रहा हूँ, इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए भाई, इसको ब्रैकेट में डालो 3 को, तो यहाँ 3 ओमेगा टी आएगा, यहाँ -3 × 240 होगा। अब 240 को 2 × 120 लिख सकते हैं, तो 3 2 जा 6 × 120 हो जाएगा। तो ये कैसे साइन 3 ओमेगा टी आया, इसको समझाने के लिए मैंने एक तरीका, आसान तरीका बताया था, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो इन दैट केस, ठीक है? क्योंकि साइन 360 पे बार बार अपने साइन 360 बार बार एक जब चक्कर पूरा होगा तो अपने को रिपीट करेगा ना, इसलिए मैंने एक तरीका ये बताया। इसी तरह से आप 5 ओमेगा टी माइनस 5 × 240 करेंगे तो फिर यह आएगा साइन 5 ओमेगा टी प्लस 120। अब इसको भी आप समझ सकते हैं, ब्रैकेट में जाएगा तो ये 5 ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस 240 को आप लिख सकते हैं 2 × 120, और ये जो 5 यहाँ लिखा है ब्रैकेट के अंदर गया तब आया, ठीक है? तो ये 10 × 120 हुआ। अब 10 टाइम्स 120 मेजर कीजिए, यहाँ पर रोटेट कीजिए, ये हो गया 3, फिर ये 6, 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई, ये प्लस, हाँ यहाँ -120 आएगा, ठीक है? बता रहा हूँ कैसे आएगा, वैसे मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, -120 ही आएगा, ये -120 आएगा, वो बताते समय मेरे से गड़बड़ी हो गई, -120 ही आएगा। 10 टाइम्स 120 यानी यहाँ से यहाँ आप गए तो 3 टाइम्स हुआ, फिर ये 6 टाइम्स हो गया टोटल, ठीक, 7 8 9, और फिर ये गए तो ये 10वां यहाँ आया ना, तो ये कितना हुआ 120, 10th टाइम जब आप गए, तो ये नीचे जा रहे हैं ना क्लॉकवाइज, तो ये -120 हुआ, ठीक है? अब क्लियर है ये चीज़? हाँ सर बताइए। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आगे आपको समझाते समय मैं फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है? हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो है अदर देन थर्ड, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 2 3 में ये जो थर्ड टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि अगर वोल्टेज को साइनसोइडल होना है तो ये जो तीनों फेज करंट्स हैं इनमें थर्ड और अदर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। अगर ये हार्मोनिक्स कंपोनेंट एब्सेंट हो जाएंगे करंट से तो फ्लक्स साइनोसोडल नहीं आएगी और वोल्टेज भी साइनोसोडल नहीं आएगा, ठीक? अब हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से जो हायर ऑर्डर टर्म है ये वाला,
और ये वाला टर्म सेकंड वाली करंट में और थर्ड वाली फेज करंट में ये वाला टर्म, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था, तो उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस पे दोबारा आते हैं। देखिए, फंडामेंटल कंपोनेंट, अभी आपने देखा फंडामेंटल कंपोनेंट क्या था। फंडामेंटल कंपोनेंट था आई एम साइन ओमेगा टी पहले फेज में, दूसरे फेज में था आई वन एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और तीसरे फेज का हो गया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट तीनों फेज में आई वन एम साइन 3 ओमेगा टी, आई वन एम साइन 3 ओमेगा टी, और आई वन एम साइन 3 ओमेगा टी। इसी तरह से फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, ओह ये होगा ना I3M, I3M, I3M। इसी तरह से फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट I5M साइन 5 ओमेगा टी, I5M साइन 5 ओमेगा टी प्लस 120, और I5M साइन 5 ओमेगा टी माइनस 120। इसी तरह से पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सेवन्थ हार्मोनिक कंपोनेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पर इसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट आप करेंगे, तो ये मान लीजिए ये है आई ए, आई बी, आई सी। तो ये हो गया आई ए, आई बी, आई सी। ये कैसा सीक्वेंस है? पॉजिटिव सीक्वेंस है, ए बी सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव सीक्वेंस है ये। अब यहाँ पे तीनों फेजेस में फेज एंगल 0 है, तो यानी ये कोफेजियल है, यानी कि सेम फेज में है। तो IA3, IB3 और IC3, इसको कहते हैं जीरो सीक्वेंस। तो ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट पॉजिटिव सीक्वेंस है। ये फंडामेंटल जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में है, ये जीरो सीक्वेंस है। अब आप फिफ्थ कंपोनेंट को बनाइए। तो यहाँ पर ये आएगा IC5, और यहाँ जाएगा IB5। तो यहाँ पर ए के बाद सी फिर बी आया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सीक्वेंस। तो यानी जो फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कंपेयर टू फंडामेंटल कंपोनेंट के। और जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट, इसके तीनों फेज की जो करंट है उनमें सारे कंपोनेंट सेम फेज में, इसको कहते हैं कोफेजियल। ये कोफेजल कंपोनेंट्स हैं। ठीक, इसी तरह से आप सेवेंथ हार्मोनिक कंपोनेंट देखेंगे तो वो पॉजिटिव सीक्वेंस में आएगा। IA7, IC एंड IB। सेवन्थ हार्मोनिक कंपोनेंट आप निकाल के देखिएगा, अपने आप करिएगा, तो आपको पॉजिटिव सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, यानी जो सेवन्थ हार्मोनिक कंपोनेंट है वो पॉजिटिव सीक्वेंस, जो फंडामेंटल कंपोनेंट है उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अपोजिट टू फंडामेंटल। और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जो है वो तीनों फेजेस में सेम फेज में है। ठीक है, यानी इस आई ए जो फेज है इसी के डायरेक्शन में इसके तीनों फेजेस हैं। ये कोफेजियल कंपोनेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने फिफ्थ कंपोनेंट और सेवन्थ कंपोनेंट को एनालिसिस के पर्पज से नेग्लेक्ट कर दिया। यह आप लोगों को क्लियर हुआ? जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब। चलिए फिर से
वहीं पर वापस आते हैं जहाँ से पहले पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ सर बोलिए। क्या? क्या बताएं? बेटा एक ये देखो ना, इस क्या लिखा है, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन थ्री ओमेगा टी, आई एम साइन थ्री ओमेगा टी, आई एम साइन थ्री ओमेगा टी, तीनों कंपोनेंट का फेज सेम है कि नहीं है? और इनका फेज एंगल जीरो है कि नहीं है कि नहीं? बोलो। क्या नाम है? कविता, तुम ही क्वेश्चन पूछ रही थी ना? तो दिख नहीं रहा है तुमको बेटा कि ये तीनों तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट हैं, तीनों फेज करंट में उनका फेज एंगल जीरो है, और मतलब इसका कि तीनों का फेज सेम है। तीनों का फेज सेम होने का मतलब क्या हुआ कि जीरो, ये सब सेम फेज में, इसका मतलब ये जीरो सीक्वेंस हुआ ना इनका। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा, एनालिसिस के पर्पज से हम हायर आर्डर जो टर्म्स है उनको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो पहली इक्वेशन से इसको हटा दिया, दूसरी इक्वेशन से भी इसको हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया हमने सिर्फ अपने एनालिसिस के पर्पज से, जो हमें समझना है कि कैसे डेल्टा कनेक्शन जो है वो सप्रेस कर देता है हार्मोनिक्स को। तो इससे पहला वाला जो टर्म है इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं। अरे परेशान मत हो बेटा, अभी इसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे तो नोट कर लेना उससे, ठीक है? इसको इक्वेशन टू और इसको इक्वेशन थ्री कर लीजिए, ठीक है? तो ये फेज मैग्नेटाइजिंग करंट हो गई। अब मान लीजिए कि टर्शरी वाइंडिंग जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक? तो हमें अब निकालना है लाइन करंट, ठीक? और अगर फेज वाइंडिंग हमने मान ली, जो टर्शरी वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है, तो ये हो गई फेज करंट, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, ये हो गई फेज करंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेज करंट्स में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद है। ये बात सबको क्लियर हुई? हमने ये मान लिया कि टर्शरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है। ये तीनों, पहली, दूसरी और तीसरी जो इक्वेशन लिखी है फेज करंट्स की लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टर्शरी वाइंडिंग में ये जो कि डेल्टा कनेक्टेड है उसके फेज में जो करंट्स हैं उनमें थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है? तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई थी कि थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट होना चाहिए टू प्रोड्यूस साइनोसोडल फ्लक्स, ठीक है, फेज करंट में है। अब हम निकालेंगे लाइन करंट। क्या लाइन करंट में भी थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट होता है या नहीं? ठीक है। तो अगर आपको याद हो, डेल्टा कनेक्शन आप सब पढ़े हुए हैं अपने इससे पहले की क्लासेस में। तो अगर हमें लाइन करंट निकालना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है आई आर, आई वाई और आई बी, तो ये हो गया आई आर वाई फेज करंट, और आई वाई बी और आई बी, सॉरी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी ना, आई वाई बी, और इसी तरह से इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, आई बी आर, ठीक है? तो अगर हमें लाइन करंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे इस पॉइंट पे हम केसीएल लगा देंगे तो आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर वाई माइनस आई बी आर। इसी तरह से यहाँ पर हमें लाइन करंट आई वाई निकालना है तो यहाँ केसीएल अप्लाई कर देंगे तो आई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आई वाई बी माइनस आई आर वाई। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें लाइन करंट निकालना है तो हम किसी भी दो फेज करंट का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ऐसा कर देने से हमें लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन में मिल जाती है। तो ये आप ऑलरेडी थ्री फेज में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। जो लोग बीटेक से एडमिशन लिए हुए हैं, डिप्लोमा वालों ने भी आई होप थ्री फेज सर्किट पढ़ा ही होगा।
ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर लाइन करंट निकालने जाएं तो पहले तो थोड़ी सी जगह बना लें, हम स्पेस बना लें। या आप सभी ने एक चीज़ नोट कर ली है, दूसरा स्क्रीन ले लेते हैं, अब इसमें क्या क्या रफ करेंगे। तो जो पहले फेज की करंट है वो है I1M साइन ओमेगा टी, और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट के साथ I3M साइन 3 ओमेगा टी। ये पहली इक्वेशन। दूसरी I1M साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट साइन 3 ओमेगा टी। इसी तरह से I1M साइन ओमेगा टी माइनस 240 प्लस I3M साइन 3 ओमेगा टी। ठीक। तो हमने ये मान लिया कि टर्शरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है। तो पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन से पता चला दैट फेज करंट कंटेन्स थर्ड हार्मोनिक in delta connected winding। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। नाउ लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, मान लीजिए लाइन करंट को हमने ए बी ओ से डिनोट कर दिया, तो हम किसी भी दो करंट का डिफरेंस लेंगे तो हमें एक लाइन करंट मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हमने आई ए ओ माइनस आई बी ओ लिया, दोनों को माइनस कीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये और ये कैंसिल होंगे माइनस में, क्योंकि दोनों सेम फेज में है ना। यहाँ पर एसी, यहाँ पर ये फेजर्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों सेम फेज में हैं इस वजह से माइनस हो गए। ठीक, जब आपने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी क्या है, इनके बीच में फेज डिफरेंस है, तो ये इस तरह से माइनस नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए, आपको फेजर डायग्राम पे जाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए पहला वाला कंपोनेंट है I1M साइन ओमेगा टी, तो अब सेकेंड इक्वेशन का जो टर्म है वो यहाँ आएगा I1M साइन ओमेगा टी माइनस 120। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो आप इसको इधर पीछे की तरफ लेके आएंगे, तो हो जाएगा -I1M साइन ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है, अब इन दोनों का आप लेंगे इस तरह से रिजल्टेंट, तो ये आएगा I1M R। मान लीजिए रिजल्टेंट है, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। बाकी यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर आपको डेल्टा कनेक्शन याद हो तो लाइन करंट √3 इंटू IP आती है, यानी √3 टाइम्स फेस करंट। ये डेल्टा कनेक्शन में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो हमने यहाँ डायरेक्टली लिख लिया √3 I1M। मैग्नीट्यूड I1M है, इसलिए √3 I1M साइन ओमेगा टी प्लस 30। यह एंगल 30 है। ठीक है, तो इसीलिए साइन ओमेगा टी प्लस 30। तो ये लाइन करंट आई। ठीक, तो लाइन करंट में देखिए तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट गायब है। अगर यही हमने फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया होता तो यहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट भी आया होता और सेवेंथ हार्मोनिक कंपोनेंट भी आया होता। ठीक है, तो हायर ऑर्डर्स रहेंगे इस करंट में मौजूद, लेकिन थर्ड हार्मोनिक स्पेशली इसमें से गायब हो जाएगी लाइन करंट में से, क्योंकि फिफ्थ और सेवेंथ का असर नहीं होता, उनका मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए उसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करता है, इस वजह से उसके इफेक्ट को हम इंक्लूड रखते हैं। तो हमने ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया दैट इन डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग
इन लाइन करंट थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट इज एब्सेंट। ठीक है, सो थर्ड हार्मोनिक is absent in line current of डेल्टा कनेक्शन। इसलिए डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल होता है कि जो थर्ड हार्मोनिक है वो फेज में, फेज मतलब ये फेज हुआ डेल्टा कनेक्शन का, इसी में ये सर्कुलेट करती रहेगी। जो थर्ड हार्मोनिक है वो इसी क्लोज लूप में सर्कुलेट करती रहेगी, बाहर लाइन में नहीं जाएगी। यानी लाइन में जो करंट जा रही है उसमें थर्ड हार्मोनिक एब्सेंट रहेगा, सिर्फ फेज में ही ये सर्कुलेट होता रहेगा। इसीलिए हम डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि थर्ड हार्मोनिक किस तरह से सप्रेस हो रही है डेल्टा कनेक्शन में? क्या हल्का समझ नहीं है बताइए। क्या गायब हो गया बेटा, ये हमको बताओ। अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, तुम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करोगे तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा? ये प्लस है, ये माइनस कर रहे हो तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल नहीं होगा? तो इसीलिए गायब है बेटा यहाँ पे। ये दोनों सेम फेज में है ना, तो आप आसानी से इनको माइनस कर सकते हैं ना। जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, इसमें से तुम्हें वेक्टर बी माइनस करना है, तो ए माइनस बी इधर नहीं आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि दोनों सेम फेज में, इसलिए आप आसानी से माइनस कर लोगे। समझ गए? ठीक है। और क्योंकि ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, इसलिए हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया, तो इस वजह से ये आएगा। तो दिखाने की कोशिश ये है कि लाइन करंट में जो है थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट एब्सेंट होता है, थर्ड हार्मोनिक एब्सेंट होती है। फेज में तो रहती है, इसी क्लोज लूप में सर्कुलेट हो रही है, बाहर नहीं जा रही, लाइन में नहीं जा रही, इसलिए डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। टर्शरी वाइंडिंग को जो है डेल्टा कनेक्टेड करते हैं ताकि हार्मोनिक सप्रेस हो जाए, इसी फेज में क्लोज लूप में फ्लो करती रहे, बाहर लाइन में ना जाए। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। नोट कर लो बेटा। क्या चीज बेटा? क्या फिगर में दिखाना चाहते? बिल्कुल, ये जो फिगर हमने बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बना सकते हो डायग्राम्स। समझाने के लिए दिखा सकती हूँ कि फेज में रहेगी थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। इससे क्या होगा, क्योंकि फेज में है तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वाइंडिंग्स में वो साइनसोडल होगा, क्योंकि फेज में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद है करंट में। बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि फेज करंट में थर्ड हार्मोनिक मौजूद है, इसलिए जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वाइंडिंग में वो साइनसोडल होगा, क्योंकि फ्लक्स साइनसोडल आएगी। ठीक, लेकिन लाइन में जो करंट जाएगी उसमें थर्ड हार्मोनिक नहीं रहेगी, तो जिसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है कि थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट तो हमें चाहिए, लेकिन इसलिए चाहिए कि फ्लक्स हमारी साइनसोडल हो और उससे फिर वोल्टेज इंड्यूस हो, वो भी साइनसोडल हो। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो लोड है, लोड में थर्ड हार्मोनिक्स जाए फ्लो होके। ठीक, तो डेल्टा कनेक्शन से हमें यह समझ में आया कि फेज में तो है थर्ड हार्मोनिक, और यहाँ हमें चाहिए भी ताकि हमारा वोल्टेज जो है वो साइनसोडल इंड्यूस हो, लेकिन लाइन में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि लाइन करंट कहाँ जाएगी, लोड में जाएगी। ठीक, राइट। तो यहाँ से ये यही समझ में आने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को कि लाइन में गायब है थर्ड हार्मोनिक, लेकिन फेज में मौजूद है डेल्टा कनेक्शन में।
तो दोनों पर्पज हमारा पूरा हो रहा है डेल्टा कनेक्शन से। पहला पर्पज ये है कि थर्ड हार्मोनिक होना चाहिए फेज करंट में, फेज मैग्नेटाइजिंग करंट में, ताकि वोल्टेज जो इंड्यूस हो वो साइनसोइडल हो। लेकिन दूसरा पर्पज ये है कि लोड में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ना जाए। तो डेल्टा कनेक्शन से दोनों पर्पज हमारे पूरे हो जाते हैं कि फेज में तो रहती है लेकिन लाइन में एबसेंट रहती है। ठीक है, आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को समझ आया बच्चों? थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में टर्शरी वाइंडिंग को क्यों हम डेल्टा कनेक्शन में रखते हैं? हमने सिर्फ इसलिए आप लोग को समझाया क्योंकि आप लोग ये पढ़ रहे थे और ये होता क्या है ये शायद समझ में नहीं आता आप लोगों को, तो इस वजह से हमने कहा आप लोगों को समझा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है।